नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव करा दिए जाएंगे। ये चुनाव पार्टी सिंबल के बिना ही होंगे। फिर भी बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। अपने समर्थक चेहरों को पंचायत चुनाव में उतारकर निकाय और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव के लिए बैठक को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर क्या है पूरा समीकरण, आज हम बात करेंगे इसी में। किसकी होगी नगर सरकार और कौन होगा पंचायत का राजा। तो हमारे साथ में बात करने के लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के ओबीसी महामंत्री राजाराम शिवहरे जी हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस महासचिव। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजाराम शिवहरे जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसकी होगी इस बार नगर की पंचायत और कौन होगा पंचायत का राजा? देखिए मनीष जी, इस बात में कोई दो मत है ही नहीं है, विपक्ष का यही नहीं है जी। पंच, सरपंच और नगर निगम, नगर पंचायत के जो भी चुनाव होना है, नगरीय निकाय के चुनाव जो भी होना है, उसमें प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल होने वाला है। और उसका कारण है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनहितैषी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। शिवहरे जी, 2 मिनट रोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत और 23,000 से ज्यादा पंचायतें जिनके लिए चुनाव होना है। पंचायत चुनाव में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंच सरपंच के लिए चुनाव होंगे। तो प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष और 23,012 पंचायत के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 71 मतदान से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाने की तैयारी भी निर्वाचन आयोग ने की है। हालांकि कितने मतदान केंद्र बनेंगे ये चुनाव की तारीखों के बाद पता चल पाएगा। अब आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर और कैसी आपने रणनीति तय की है? राजाराम शिवहरे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों की समय तैयारी नहीं करती। हम कांग्रेस टाइप नहीं है। हमारी तैयारी हमेशा युद्ध में लड़ाई लड़ने जैसी रहती है। हमारे सैनिक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी 24 घंटे फील्ड में काम कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है तब से बूथ लेवल से लेकर के हमारे प्रदेश लेवल तक प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, SC ST मोर्चा हो और हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए गए हैं वो हैं। और हमारी मुख्य पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, पूरे पदाधिकारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से लेकर के, मुरलीधर राव जी से लेकर के, हितानंद भाई साहब से लेकर के और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के पूरे के पूरे लोग चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। और आपने देखा है कि यदि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को प्राप्त हुआ है उसके कारण ही आज ये चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो चूंकि पीठ दिखा दी थी और इन्होंने ना तो कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और ना विधानसभा में उतनी सक्षमता से पक्ष रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी का ही ये आत्मबल है और भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई है कि कोर्ट ने आज पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ नगरीय निकाय के चुनाव कराने की जो घोषणा की है। और हमारी पार्टी पूरे वार्ड लेवल से लेकर के पंचायत, पंच, सरपंच, जिला पंचायतों के सदस्य, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, नगर निगमों में आपके अध्यक्ष और महापौरों के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। और आपको मैं एक बात बता दूं आज आपके चैनल पर कि कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पार्टी कहीं मैदान में दिखाई नहीं देगी। इनके नेता अभी से लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं। आपसी खींचतान इनमें इतनी है कि एक वो मेंढक की तरह हो गए हैं कि एक को मनाते हैं तो दूसरा उछल जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा उछल जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पवन पटेल जी भी हमारे साथ में जुड़े। पवन जी, शिवहरे जी ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनावों में और कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या है आपके विचार? नहीं, अब इतने कॉन्फिडेंस है ये लोग किसके दम पे सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इनके पास काम हमें बड़ा समझ से परे कि पूरी दुनिया को, पूरे ओबीसी वर्ग को बेवकूफ समझ के रखते हैं। ये क्या समझते हैं उसको कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्या किसी का स्वाभिमान नहीं जागा हुआ है? अभी तक तो चल गया। मैं समझ चाहिए जो अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस के ऐसा है, कांग्रेस
हो भी नहीं सकते हैं, जी। है ना। कांग्रेस त्याग शिवहरे जी बलिदान ने एक करके और आरोप देश को लगाया है आजाद कि कराया, आपकी कांग्रेस की पार्टी वजह से हो के नहीं भीतर सकते। घमासान और मचा आज हुआ जो है। बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण दिया था, उसको ये 14% करा रहे हैं, और उस 14% आरक्षण फिर अपना सम्मान करवा रहे हैं, फिर अपना स्वागत सत्कार करवा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये कभी ओबीसी के हितैषी नहीं थे। ये बड़ी बड़ी सिर्फ इनसे बातें करवा लीजिए, इनको पूरा इनका जो संघ की विचारधारा पे पूरी पार्टी चल रही है, और इनको जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इनको मास्टरी हासिल है। इसी के दम पे इसी के दम पे बोल रहे कि हम फिर से सरकार बना लेंगे। किया क्यों नहीं इन्होंने? क्यों इन्होंने 27% आरक्षण बोलते कोर्ट में थे? अरे हमने कहा कि अब विधेयक बनाया था, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण का विधानसभा में पास करवाया था, और कैसे बोलने के नहीं करा, ये फूका छोड़ दिया। ये ओबीसी वर्ग के हितैषी नहीं हो सकते कभी। ये पूरा ओबीसी वर्ग जाग चुका, सुपड़ा इनका साफ होगा। अगर ये ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो जब इनकी 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? 14 हमेशा जब जो आरक्षण हुई तब इन्होंने विरोध किया, बीपीसी सरकार के साथ समर्थन वापस ले लिया था। इनका इतिहास गवाह है, ओबीसी वर्ग जाग चुका है। ओबीसी वर्ग के जितने लोग बैठते हैं, आज शिवहरे जी जवाब दे दे कि ओबीसी के चयनित शिक्षक वहां पे करीब 1.5-2 महीने से धरने पे डीपीआई के सामने बैठे हुए हैं। इनका एक कोई नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं गया, बाकी तो बात कर लीजिए। तो सिर्फ ये मंच में, भाषण में, बतौलेबाजी में इनको कोई नहीं हरा सकता। बतौलेबाजी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। जी, उन्होंने तो एक आरोप लगाया है। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का होता है कि जब इनको प्रवक्ताओं को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमसे जब कोई एक सवाल करे तो तुम जवाब मत दो, उसके ऊपर 10 सवाल और करो। जी, ये इनका होती है स्ट्रेटेजी काम, इसी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। हालात ये है कि एक को बनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है, ये हालात बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। इस पर क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, ये इनके सफूके हैं, कोई कहीं घमासान नहीं मचा हुआ है। कहीं सब हम लोग एक आम जनता की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं। कोई घमासान, इनके बोलने की बातें हैं कि घमासान मचा हुआ है। उदयपुर का जो हमारा शिविर, उसके बाद हम नए कलेवर में आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम जोड़ने की राजनीति करेंगे, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। हम लोगों को जोड़ करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, हम लोगों को जोड़ करके संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उसके भले हमें सरकार मिले ना मिले, लेकिन हमारा देश संविधान की रक्षा करना, आम जनता की लड़ाई लड़ना है। इनका उद्देश्य और देश सरकार सत्ता पाना है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शिवहरे जी, पवन पटेल जी ने बोला है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं। इनके जब शासन था, 70 साल लगभग इन्होंने शासन किया है। इनके शासन काल में ही भारत में 2 संविधान, 2 निशान थे, 2 विधान थे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है जिसमें एक देश में एक विधान और एक निशान की परंपरा कायम की है। पवन पटेल जी, आपको याद होना चाहिए कि आपके शासन काल में ही ये सब गलत काम हुए हैं। आप बताइए किसने 2 विधान और 2 संविधान और 2 निशान बनाए थे? आज आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश का बंटाढार किया है, जिसने देश को लूटा है, जिसने देश के लोगों को बर्बाद किया है। कभी ओबीसी के हितैषी आप बात कर रहे हैं? आपके कमलनाथ जी से पूछिए कि 27% जनसंख्या बता करके विधानसभा में गलत जानकारी क्यों दी थी। आप बताइए क्या मध्य प्रदेश में 27? आप बीच में मत बोलिए पवन पटेल जी, हारने लगते हैं आप तो आप चिल्लाने लगते हैं बीच में। आत्मसात होकर सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप अपने नेता कमलनाथ से जाकर पूछिए कि उन्होंने 27% आरक्षण बता करके 27% जनसंख्या क्यों बताई। आप बताइए, जब कोर्ट में जिराए होना थी, आपका एडवोकेट जनरल कोर्ट से क्यों पीठ दिखा के भागा? आपकी सरकार क्यों पीठ दिखा के भागी? क्यों कमलनाथ दिल्ली के और मध्य प्रदेश के चक्कर काट रहे थे? क्यों नहीं गए कोर्ट में? हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की संवेदनशीलता थी कि कोर्ट में जनरल को खड़ा किया, भारत सरकार को साथ लिया। जी बिल्कुल। शिवहरे जी, हमारे साथ में सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी जुड़े हैं, ब्रजेश राजपूती, उनका भी नजरिया ले लेते हैं। ब्रजेश जी, तमाम गहमा गहमी के बाद में आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही होने की, मतलब ऐसा है कि चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्या तैयारियां होगी और कैसा होगा इस बार का चुनाव? देखिए भाई साहब, चुनाव तो ऐसा है कि एक पंचवर्षीय हम लोगों की बीत चुकी है। 2.5 साल हम लोग एक्स्ट्रा काम कर चुके हैं। पिछले बार भी अभी 3 महीने पहले सरकार ने चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोग सब पूर्ण रूप से तैयार थे। अभी फिर ऐसा गर्मा गर्मी चल रही है कि चुनाव होंगे। हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत कहना यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में, अपनी जगह में
ईमानदारी से काम किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भाजपा पार्टी का हो, उस व्यक्ति का काम बोलेगा, उस व्यक्ति को काम के नजरे दोबारा प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा। चुनाव की पूरी तैयारियां हैं, हम लोग फिर से तैयार हो गए हैं। और रही बात आरक्षण की जी, तो आरक्षण के लिए तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निश्चित कर दिया है, तय कर दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा मत कहता है। नहीं, ये तो वही व्यवस्था हो गई ना, जहां से चले थे वहीं लौट के फिर से आ गए। मतलब अब पहले ही 14% की तो व्यवस्था थी, इससे पहले उन्होंने कमलनाथ सरकार आए तो उन्होंने 27% आरक्षण की सिफारिश की, गजट उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। फिर मतदाता सूची के आधार पर भाजपा सरकार ने उसे 35% देने की सिफारिश की। अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में अटक गया, कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, कोर्ट ने फिर से बहाल किया है, तो व्यवस्था तो वही की वही हो गई ना, उसमें बदलाव क्या हुआ है? और दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार आपने पूरी व्यवस्था की और चुनाव टल गए और अब फिर चुनावों की घोषणा नहीं हुई है और तैयारियां जोरों पर हैं, क्या जो सरपंच बने थे वो मायूस नहीं होंगे? क्योंकि कुछ सरपंच ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे। हाँ, मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 10 साल सरपंची, पिछले 5 साल पहले मेरी धर्मपत्नी सरपंच थी, उसके बाद मैं सरपंच बना, 7 साल मैंने सरपंच किया और मेरा और धर्मपत्नी का मिला के 12 साल का सरपंच का कार्यकाल। उसके बाद मैं फिर निर्विरोध सरपंच मैं बना और मेरी अभी वर्तमान में धर्मपत्नी सिवनी जनपद की अध्यक्ष है। जनपद का भी उनका निर्विरोध हुआ था, हमें दुख तो बहुत हुआ था, सरकार के ऊपर नाराजगी भी हुई थी, लेकिन उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने, तो उस बार की नाराजगी इस बार क्या जमीन पर दिखाई देगी आपकी? हाँ, नाराजगी तो निश्चित रूप तौर पे दिखाई देगी, क्योंकि उस समय भी कुछ भी हो आदमी मेहनत करता है, निर्विरोध करने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ता है वो हम जानते हैं। कहीं ना कहीं हमने अच्छा प्रतिनिधित्व भी किए होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को मैनेज भी करना पड़ता है, बड़ा सुस्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार भी हमारी यही तैयारी है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों का निर्विरोध हो, शासन सरकार का भी पैसा बचेगा और हम लोग भी परेशान होने से बचेंगे, ऐसा हमारा मत है। बाकी जो चुनाव पिछली बार रोके गए थे वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीका था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ब्रजेश जी, विश्वास कितना है सरकार में? क्योंकि जो तैयारियां थी वो पूरी पिछली बार चौपट हो गई थी, सरकार ने इस बार भी घोषणा की है, तो इस बार विश्वास कितना है चुनाव का? बता दें आपको, अभी भी हमें पूर्ण विश्वास नहीं है कि ये चुनाव करा पाएंगे। हमने जब से जन्म लिया है, हमारी 45 वर्ष की उम्र हो गई है, हमने बारिश में चुनाव कभी नहीं देखे। जी, चलिए इस बात का जवाब। अभी हमारा मध्य प्रदेश इतना हाईटेक और इतना बहुत ज्यादा विकासशील नहीं हुआ है कि गांव-गांव तक पक्की सड़कें, पक्की पुलिया बन गई होंगी। आने वाले समय में चुनाव होंगे, कहीं मतपेटी नहीं पहुंच पाएगी, कहीं बाढ़ की स्थिति से आदमी वोट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें तो अभी भी असमंजस की स्थिति लग रही है कि सरकार चुनाव अभी भी किसी न किसी बहाने इसको टाल सकती है। चलिए इस बात का जवाब राजाराम शिवहरे जी देंगे। शिवहरे जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार भी जो सरपंचों में विश्वास बैठा नहीं है, क्योंकि पिछली बार की जो उनकी तैयारियां था चौपट हो गई थी और इस बार भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हैं। कैसे विश्वास बैठाएंगे आप? देखिए, इस बात को आप बिल्कुल वो मत सोचिए, क्योंकि यदि कांग्रेस उस समय कोर्ट में नहीं गई होती तो चुनाव तब भी हो गए होते। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इस बार चुनाव होंगे, 100% होंगे। और जो ब्रजेश जी कह रहे हैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरे को तो इनके सरपंची 12 साल से ये सरपंची कर रहे हैं, मेरे को ताज्जुब लग रहा है कि ये बात ये कैसे कह रहे हैं कि गांव तक पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है। फिर आपने 12 साल में क्या किया? सरकार ने तो इतना पैसा सरपंचों को दिया, इतने पावर सरपंचों को दिए हैं, आज गांव-गांव तक सड़कें बन गई, आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है, हर समस्या के लिए सरपंचों को पावर दिए। उसके बाद भी यदि सरपंच काम नहीं करवा पा रहा है, कोई भी सरपंच, ब्रजेश जी सुन लीजिए, कोई सरपंच यदि काम नहीं करवा पा रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत असफलता है कि शासन स्तर पर ऐसे किसी व्यक्ति को या कोई सरपंच को नहीं रोका गया है। सरकार ने सरपंचों को, पंचायतों को पैसा दिया है, काम कराने के लिए पावर दिया है, उनके पास विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनसे फंड लेकर के अपने गांव में पुल पुलिया और सड़क का काम करवा सकते हैं। और उसके बाद भी यदि कहीं किसी के पास कमी है तो मुख्यमंत्री जी का भंडार माननीय शिवराज सिंह जी का खुला हुआ है, जो जितना पैसा मांगता है विकास कार्यों में उसको उतना पैसा दिया जाता है। रही बात चुनाव में बरसात के समय की, तो मैं आपको बताऊं, जो माननीय निर्वाचन आयोग का जो अभी मत आ रहा है, जो उन्होंने अभी डीसी में कहा था, शिवहरे जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न कर पाना सरपंचों की व्यक्तिगत जो है असफलता है।
आप 12 साल 10 साल सरपंच रह चुके हैं। क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, बताया ना कि इनको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे ये। अभी चूंकि पवन जी हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आपके पास जवाब नहीं रहते हैं, आप एक ही रट लगाते हो, आपके पास कोई आंकड़े नहीं होते। मैं आपको बता दूं 48,000 ओबीसी और SC ST के लोग सामान्य सीटों से जीत कर आए। विकास किया है, लेकिन कहीं कहीं आज भी आपको बता रहा हूं मैं कि आप मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में उठा के देख लीजिए, जहां की पानी की व्यवस्था तरीके से नहीं है, बिजली अभी भी नहीं पहुंची है हमारे। तो शिवराज सिंह चौहान को बता दीजिए, वो भिजवाएंगे बोल तो रहे हैं, अभी बताइए शाम तक आपके यहाँ टैंकर पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, जी पवन पटेल जी से भी हम पक्ष ले लेते हैं। पवन जी दुनिया की बैंड बजी पड़ी, लोग खाना नहीं खा पा रहे, बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन इनको बस बात करवा लो। पवन पटेल जी करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं लगता कि कम से कम गरीब के ऊपर देखे, बेरोजगार के ऊपर देखे। आज कांग्रेस के नेता बेरोजगार है, भारत की जनता बेरोजगार नहीं है, कांग्रेस के नेता बेरोजगार होगा, इसलिए आपको बेरोजगारी दिख रही है। 70 साल में आपको बेरोजगारी नहीं देखी जब आपकी सरकार थी, आज आपको बेरोजगारी दिखने लगी जब आप सत्ता से बाहर हो गए। आप बेरोजगार हो गए पवन पटेल जी, आपके नेता बेरोजगार हुए, इसलिए ठेला पे कभी फल बेचते हैं, कभी खिलौने इकट्ठे करते हैं, मुख्यमंत्री की नकल करने लगे आज आपके नेता। कर रहे थे, नहीं देखा, गलत बोल गए, फिर आपको क्वेश्चन हो जाएगा शाम को, उसको सुधार लीजिए जल्दी। शिवराज सिंह चौहान जी खिलौने इकट्ठे कर रहे थे, शिवराज जी की नकल करके आपके नेता नकल कर रहे हैं। शिवराज जी तो गरीब बच्चों के लिए कर रहे थे, आपके नेता शिवराज जी की नकल कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, आपको अकल नहीं रहती, आप लोग नकल करते हैं। आपका सिर्फ काम इतना है कि लोगों से चंदा इकट्ठा करो, अपने वो करो कि भाई कोरोना के नाम पे दे दो, खिलौना के नाम पे दे दो, सब जनता ही दे। आप कुछ ऐसी पॉलिसी मत बनाना कि जिससे आम जनता का भला हो। महंगाई बेरोजगारी की क्या हालत उसको मत देखना। देखिए डीजल पेट्रोल के भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने घटा दिए, आपकी सरकारों को देखिए राजस्थान में क्या है, आप छत्तीसगढ़ में क्या है, वैट नहीं कम कर रहे आप, शिवराज जी ने वैट कम किया है। पवन पटेल जी अपनी सरकारों के गले बाल में झांक के देखो, महाराष्ट्र में जाके देखो, वहाँ का वैट कम नहीं हुआ है। पेट्रोल का रेट 200 रुपए कर दो, 5 रुपए बढ़ा के अपनी वाहवाही कर लेना। आप तो 5 रुपए भी घटा के देखो, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हम वैट नहीं घटाएंगे। आपका मुख्यमंत्री इस तरह से कहता है, गैर जिम्मेदार बयान देता है। आप अपने मुख्यमंत्रियों को समझाइए। पवन पटेल जी जाइए छत्तीसगढ़, जाइए राजस्थान, बोलिए राजस्थान में गहलोत साहब को जाकर के साहब वैट घटाइए, मध्य प्रदेश में वैट घट चुका है। जी चलिए पवन पटेल जी आपसे सवाल ले लेते हैं। अभी भी कसमकस की स्थिति बनी हुई है, कई सरपंच ऐसे हैं उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है पंचायत के चुनाव संपन्न कराएं। ये क्यों हो रहा है, सब क्यों नहीं विश्वास? उनको वही उनको विश्वास करना चाहिए। हमारे पास डायनामिक प्रधानमंत्री और डायनामिक मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर जैसे पुलिया नहीं है वो पुलिया बनाएंगे, उनका शिवराज सिंह चौहान जी का हेलीकॉप्टर उससे पहुंचवाएंगे, वो एकदम निश्चिंता करने की जो भाजपा ने जो कह दिया वो हो जाएगा। अगर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया तो उनके दिमाग में उठा दी, कैसे तुम 15 साल तक सरपंच से, सबसे पहला क्वेश्चन किया। तो इनके ऊपर तो वही है, जैसे कोई इनके खिलाफ बात कर देगा भाजपा में तो उसी के ऊपर प्रश्न उठा देंगे, अरे वो सही बोल रहे, हम 50 से चले, हमारे साथ दिखा देंगे 50 जगह पुलिया नहीं है। लोगों की क्या हालत है, उनको सिर्फ बतौलेबाजी में मास्टरी हासिल है, बस ये उसकी बात करेंगे। हमारी बेरोजगारी की चिंता कर रहे कांग्रेस की, अरे आप सरकार में हो कि देश की बेरोजगारी की चिंता करो ना। जितने बड़े बड़े बतौलेबाजी फेंक के आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? नहीं, 2 साल में 100 दिन में काला धन आने वाला, तो क्या हुआ? बस हाँ फैलाते रहो। शिवराज सिंह चौहान ठेला लेके जा रहे, अरे जनता को भी तो कुछ दो, मर रही है, उसी से लेते जाओगे, वही देती जाए। प्रधानमंत्री आपदा कोष में मुख्यमंत्री आपदा कोष में वही सबमिट करती जाए, तुम्हारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं। बिजली के बिल की क्या हालत है? तब कमलनाथ जी के 100 रुपए बिल आता था, इतना सारा 2,500-2,000 का बिल आ रहा है। मैं कांग्रेस के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मेरी अंदर पीड़ा है। इस देश जहाँ जाता हूँ वहाँ देखता हूँ जिस तरह लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये लोग बतौलेबाजी से बात नहीं आते। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, बस वही को देखते रहो, हमारा पेट बढ़ जाएगा, उन्हीं को देखते रहो, हमें रोजगार मिल जाएगा। मैं रोजगार की बात करेंगे, अब कितना तमाशा मचा है बताओ कि 14%, पूरा इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने आरक्षण दिया 14%, तो नगरीय निकाय में, लेकिन उसके बाद ये सिकंदर बन रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। उसके बाद मिठाई खिला रहे, हम सिकंदर नहीं बनते, हम तो शिवाजी बनते हैं, हम लक्ष्मीबाई बनते हैं, सिकंदर तो आप बनते हो। सिकंदर की बात ही नहीं करते साहब, जहाँ टूटेगा तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आप शिवाजी के वंशज है, हम सिकंदर के वंशज नहीं है सर, सिकंदर की वंशज कांग्रेस रही है। अपना जिसके वंशज सरकार तो बनी है ना,
जनता को तो देखना चाहिए ना, बेरोजगारी को तो देखना चाहिए ना, महंगाई को तो देखना चाहिए सर ना। चिंता मत करिए, अभी कांग्रेस करीब 25 साल और बेरोजगार रहेगी, आप अपने इंतजाम अरे कर हम लीजिए। तो हम कांग्रेस को 25 अभी साल मौका में नहीं मिल 50 रहा, साल रोजगार नहीं मिल रहा लेकिन हम कांग्रेस अपने वालों को। प्रावधान, अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपनी सरकार लाने के लिए 750 किसान लोग को मरने नहीं देंगे, समझ गए ना। हमारा जो दे, हम संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए सत्ता मिले चाहे ना मिले, हमारा जो प्रयास रहेगा हम करेंगे। और जिस दिन इस देश और प्रदेश की जनता जाग रही ना, आपकी 60 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। सर बाबा साहब ने हाँ, 2 मैं तो सच संविधान बोलूं, नहीं बनाए थे, हाँ, 2 मैं तो सच संविधान बोलूं, नेहरू जी ने दम बनाए थे। है, 2 दम है, विधान, 2 क्यों है, संविधान तो सच बाबा साहब बोलो। ने नहीं बनाए। दम है बाबा तो- साहब के संविधान की ये तो आड़ मत बोल रहे हैं, लीजिए दम आप। है तो सच बोलो ना, दम है तो सच बोलो कि नहीं हमारा नहीं, आरक्षण सच की आप जरूरत नहीं है। बोल पा रहे, क्यों आप हिम्मत नहीं बाबा पड़ती? साहब की आड़ ले क्यों रहे हो हिम्मत साहब। नहीं आप पड़ती? बताइए बाबा साहब ने 2 संविधान कहाँ बनाए थे, आप बताइए, कोई 2 पुस्तक है मेरे को लाके बता दीजिए बाबा साहब की। बाबा साहब ने 1 संविधान बनाया था, 2 संविधान नेहरू जी ने बनाए। बोलिए क्या आपके संघ के भागवत जी ने बोला था आरक्षण खत्म कर दो, हम उसी दिशा में चल रहे हैं। बोलो बिना टोके, क्यों सच नहीं बोल पाते हो आप? जी राजाराम सिभर जी, अब आप बताइए कि जो पंचायत चुनाव होने हैं, ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा? अभी ये इस बात को तय नहीं हुआ है कि कितना, किसको, किस वर्ग को कितना मिलेगा। अगर 50% ही सीमा रखनी है तो एसटी और एससी का तो वो तय है, लेकिन ओबीसी को कितना मिलेगा? देखिए सर, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा जो ओबीसी का जो जनगणना कराई गई है, वो हर जिले में अलग अलग तरीके से जनगणना हुई है। तो हर जिले में जो ओबीसी को आरक्षण है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त होगा, ऐसी आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके प्रेस के माध्यम से जानकारी दी है। जिस जिले में जितना % ओबीसी होगा, उस जिले में उतने % उस ओबीसी को फायदा मिलेगा। और फायदा तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिलने वाला है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ओबी आरक्षण नहीं होने के बाद भी पिछले वर्ष के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, सामान्य सीट पे 48,000 लोग रिजर्व सीट से, मतलब रिजर्वेशन के लोग, ओबीसी और एससी एसटी के लोग जीत कर आए थे। ये छोटी बात नहीं है। ओबीसी या एससी एसटी को आप कमजोर मत आके, वो भी बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से अब सक्षम हो गया है, आगे बढ़ने लगा है। और उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं, 34,700 पंचों का जो चुनाव हुआ था, वो सामान्य सीटों पर ओबीसी के 34,700 लोग जीत के आए। दूसरी बात रही सरपंचों की, 3,268 सामान्य सीट से ओबीसी के सरपंच जीत कर आए। इतनी बड़ी संख्या में आज ओबीसी का वर्ग जीत कर आ रहा है। पवन जी के पास कोई आंकड़े नहीं है। 1,215 ब्रजेश जी के पास आना चाहूंगा, ब्रजेश जी के पास आना चाहूंगा। ब्रजेश जी, मुमकिन है कि जून में पंचायत चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की ऐसी तैयारियां हैं, और अगर इस बीच में बारिश हो जाती है तो पंचायतों के हाल क्या होंगे, ग्रामीण इलाकों के क्या हाल होंगे? बारिश में मैं भाई साहब पहले ही बोला है कि बारिश में चुनाव होना संभव नहीं है। इसके पहले हमने कभी बरसात में चुनाव नहीं देखे हैं। अभी मेरा जो ऐसा अपना ओपिनियन कह रहा है कि ये चुनाव अभी फिर आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर नवंबर में स्थिति। अच्छा, सरपंचों में किस प्रकार की वार्तालाप चल रही है? क्या इनपुट क्या है आपका? मतलब जो ग्रामीण के सरपंच है उनके अंदर क्या चल रही है, लोगों के भीतर क्या चल रहा है? सारे लोग आपको एक बात और बता दें साहब कि इस बार अगर चुनाव की डेट तय होती है और समय पे चुनाव नहीं हुए तो सरकार के ऊपर से डोसा भरोसा पूरा हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे गांव देहात के जो गरीब लोग हैं, जो राजनीति चुटपुट तरीके से करना चाहते हैं, उनका टोटल सरकार के ऊपर से पूर्ण रूप से विश्वास उठ जाएगा। जी। और अगर इस बीच में अगर ग्रामीण एरिया में चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हो जाता है और चुनाव रुक जाएंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सरकार से भरोसा उठ जाएगा, ये आपने कहा है? पूरी सरकार की उसमें किरकिरी हो जाएगी। मैं व्यक्ति विशेष ना कांग्रेस को बुरा बोलता हूँ ना भाजपा को बुरा बोलता हूँ, लेकिन आप ये बात सोचिए ना भाई साहब, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार बार मजाक अच्छा लगता है कि आप बताइए? ये तो आम जनता के और जनप्रतिनिधियों के, जो छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो खिलवाड़ है ना ये पूर्ण रूप से। जी, कहीं ना कहीं सरपंचों के पैसे भी जाया जा रहे हैं, क्योंकि एक बार पैसे लगा चुके हैं। कई लोग जो है सरपंच का चुनाव निर्विरोध जीते हैं। भाई साहब, राजनीति में आपने देखे होंगे बिना पैसे की राजनीति नहीं होती है। कहीं निर्विरोध की स्थिति बनती है, कहीं पिछले बार लोगों ने पाम्पलेट, पर्चा, बैनर, पोस्टर सारी चीजें छपवा लिए, उसके बाद आपने चुनाव रोक दिए। फार्म में इधर उधर में आदमी कितना खर्च करता है, वो खर्च आदमी ने खर्च किया है। अच्छा, चुनाव को लेकर सरपंचों का मत क्या कहता है? आप सरपंच संघ के उपाध्यक्ष हैं, तो चुनाव को लेकर सरपंचों का मत क्या है? किस प्रकार की वो संभावना जाहिर कर रहे हैं? सरपंचों का पद ऐसा है भाई साहब की ग्राम पंचायतों का विकास करना, ग्राम पंचायत मत बोल रहा हूँ, पद नहीं बोल रहा हूँ, उनका मत क्या है? चुनाव को लेकर उनका मत क्या है?
मत यही है भाई साहब कि अब आने वाले समय में अगर इसकी तारीख निश्चित तय होती है और समय पे चुनाव नहीं होंगे तो सरकार बैकफुट पे चली जाएगी। सरकार को सारे जनप्रतिनिधि जो छोटे स्तरीय पंचायत राज के हैं वो सारे सरकार से नाराज मतलब हो जाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये देखें पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। चलिए ठीक है साहब, एक छोटी सी बात होती है, आप देखिए 2018 का चुनाव हुआ था, माई के लाल के शब्द में सरकार बदल गई थी, आप देख रहे हैं। तो ऐसा है कि छोटी छोटी बातें जो होती है ग्रामीण स्तर पे उसका बड़ा रिएक्शन होता है। जी बिल्कुल, चलिए तो ठीक है। ऐसा बार बार क्या है कि भाई बड़े अभी आप देखिए विधानसभा विधायकों का कोई आरक्षण ऐसा नहीं डलता, कोई लाट नहीं डलता। छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इधर उधर नचाते रहते हैं। विधायक अपनी विधायक निधि होगी तो विधानसभा में बैठ के बढ़ा लेंगे। सरपंच बेचारे 1700 रुपए महीने में काम करते हैं और पूरा केंद्र से लेके पंचायत तक का जो काम होता है पंचायत में आके होता है। और पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति सरपंच और सचिव कहलाता है। जो मेरे 12 साल का अनुभव है वो बता रहा हूँ आपको। किस आधार पर कहा जाता है? ये आरोप तो लगातार सरपंच और सचिवों पर लगते रहे हैं, लेकिन उसका आधार नहीं बताया गया है। आधार क्या है उसका? आधार ये होता है भाई साहब की जैसे सांसद निधि आई तो वो घूम फिर के आते और पंचायत उसकी एजेंसी पंचायत बनती है। विधायक जी ब्रजेश जी से शायद संपर्क टूट गया है। पवन पटेल जी, अभी शिवहरी जी बता रहे थे कि जिलों के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया लागू की जाएगी। जिलों में जो है जनगणना कराई जा रही है और जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से जिलों में आरक्षण होगा, यानी कि राज्य स्तर पर इसका आरक्षण नहीं होगा क्या? नहीं, मेरा मतलब जितनी संख्या वाली हुई हम लोग की लड़ाई है, दे दें उससे आरक्षण। जिलों के हिसाब से, जिलों के हिसाब में और जिलों में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की बात शिवहरी जी कह रहे थे, ये कितना सही है? नहीं तो करे ना, ये देखिए बात करने में और करने में हम तो कह रहे हैं कि जिले में जो जनसंख्या है तो जनसंख्या में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर 56%, 60% तो उसको हिसाब से आरक्षण दें। देखिए तो 14% ला के खत्म कर दिए, कहाँ से देंगे? और दूसरा मैं वो सरपंच साहब जो बोल रहे थे अभी कि उनका खर्चा कहाँ से आएगा, जो कंप्लेंट छपवा लिए हैं, तो ये अभी मेरे ख्याल से चुनाव के पहले जो 15 लाख का वादा किया था कमल मोदी ने, तो शायद वो 15 लाख रुपए आएंगे तो उससे उसका भरपाई हो जाएगी। हर व्यक्ति को जो 15 लाख मिलने वाले थे उससे सबकी भरपाई हो जाएगी, सबका नुकसान की पूर्ति हो जाएगी। जी, लेकिन अगर जिलों के हिसाब में, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर आरक्षण दिए जाएगी तो ये सीमा तो 50% से ऊपर हो जाएगी ना, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी पैरवी करे। हमारे भारत में तमिलनाडु कई सारे ऐसे प्रांत है जहाँ पे 70%, 80% है, तो संविधान में है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, उसकी पैरवी करनी पड़ती है। लेकिन तब ये होता है जब सरकार निष्पक्ष भाव से तन्मयता के साथ काम करे, सरकार के मन में छल कपट ना हो, तब काम उसको निर्णय तब तक मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और सरकार का अगर इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि हम किसी तरह इन वर्ग को लुभा करके सत्ता बनाना, अगर उसका ध्येय रहता है तो इस तरह की चीजें बोलते रहेंगे कि हाँ हमारे भारत में 50% की सीमा को पार किसी स्टेट ने नहीं किया है, अगर किया है तो यहाँ भी करना चाहिए, उसको संशोधन करना चाहिए। हर चीजें समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती, उसकी पैरवी करें शिवराज सिंह चौहान, लेकिन नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि संघ का ध्येय है, संघ का एक टूक है संघ का कि हम आरक्षण खत्म करेंगे और ये उसी दिशा में बढ़ेंगे। चुनाव इसलिए 14% का फिर से लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़ा सम्मान करा रहे हैं और उसके बाद देख लीजिएगा लास्ट डे इनका यही रहेगा कि जिस तरह एक एक करके इस भारत की कंपनियों को बेचते जा रहे हैं उसी तरह एक एक करके संविधान ये आरक्षण न खत्म करे तो मेरा नाम बदल दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, राजाराम शिवहरी जी इसका जवाब देंगे। राजाराम जी, सरकार की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं, चूंकि जो सरपंच संघ के अध्यक्ष है उन्होंने भी यही बात कही है और पवन पटेल जी भी यही बात कर रहे हैं कि बार बार अगर इस तरीके से जो निचले स्तर के अधिकारी पदाधिकारी उनको परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास सरकार से उठेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सरपंच साहब दो बात कह रहे हैं। पहली बात तो उन्हें खुद ही नहीं भरोसा कि वो कौन सी बात पे कायम है। एक बात वो कह रहे हैं कि साहब यदि बरसात में चुनाव कराए गए तो कैसे होंगे, आप देखिए उन्हीं की बात में। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदि सरकार ने चुनाव नहीं कराए तो सरकार से भरोसा उठ जाएगा। आप बताइए, रुक जाइए भाई साहब, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आपने दो बातें कही। हमारा निवेदन ये है कि देखिए चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं होता, निर्वाचन आयोग का होता है। सरकार व्यवस्थाएं करती है, आदेश कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। हम तब भी चुनाव कराने को तैयार थे और आज भी चुनाव कराने को हमारी सरकार तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप जिस दिन चुनाव आयोग निर्देश देगा उस तारीख को, उस समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराएगी।
किसी भी परिस्थिति में पानी भी यदि बरसेगा तो पानी रोकने की व्यवस्था करके जनता को वहां तक पहुंचा करके 100% चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं माननीय सरपंच साहब, आप जो आरोप लगा रहे हो सरकार पर, अभी जो चुनाव बढ़े थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण और बड़े थे, और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई थी, जिस कांग्रेस के कारण ये चुनाव टले। आप कांग्रेस का नाम तक नहीं ले रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की, आपने उसका स्वागत नहीं किया। अरे चुनाव तो आपको बताऊं, 5 सरपंचों के चुनाव कमलनाथ की सरकार में 2019 में होना थी, लेकिन कमलनाथ जी ने उस समय पीठ दुखाई और सरपंचों के चुनाव नहीं कराए। उसके विषय में आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोविड खत्म हुआ, माननीय शिवराज जी ने कहा कि हम चुनाव कराएंगे। जब चुनाव होने की तैयारी हुई तो कांग्रेस कोर्ट में जाकर के, आप एक बात बताइए, कोर्ट में जाकर के स्टे कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। और आज हम 14% लेके आए। कांग्रेस की सरकार आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज आप बताइए बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। पवन जी वहां महाराष्ट्र के विषय में क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि इनके लिए वहां पर चुप्पी है, इनको निकाल दिया जाएगा वहां से यदि ये वहां बोलेंगे। बताइए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बिना आरक्षण के हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं? आपकी सरकार क्यों समर्थन दे रही है? आपकी पार्टी क्यों समर्थन दे रही है? आप अपनी पार्टी को बोलिए कि वहां से समर्थन वापस ले यदि बिना आरक्षण के हो रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में सिर्फ चिल्ला सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री संवेदनशील है, जनता का हितैषी है। आप यदि वहां बोलेंगे महाराष्ट्र में तो या तो पार्टी निकाल देगी, नहीं शिवसेना का जो तीर चलेगा वो आपके नेताओं को खत्म कर देगा। इसलिए आप महाराष्ट्र के विषय में कुछ नहीं बोल सकते। पवन जी जरा जाइए वहां के चुनावों में आरक्षण दिलाइए, उसके बाद मध्य प्रदेश में बात करिए। आपके पास कोई बात नहीं होती, आप शिवराज जी को कोसते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोसते रहते हैं। आपके प्रधानमंत्री के समय में हमने देखा देश की क्या इज्जत थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी के यदि कार्यकाल में देश की इज्जत बढ़ी है। चाइना सर नहीं उठा पा रहा है, पाकिस्तान का सर कुचल दिया गया है, तो आपको तकलीफ होने लगी है। और मैं बात तो यह सरपंचों की कर रहा हूं, लेकिन आपने देश तक की बात लेके गए, ये गलत बात है। जिस मुद्दे पर बहस हो पवन जी उस मुद्दे पर बहस करिएगा, मुद्दों से मत भटकिए और मत दूसरों को भटकाइए। हमारी सरकार में आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार जिस तारीख में चुनाव आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, चाहे सरपंचों के हो, चाहे पंचों के हो, चाहे आपके नगरीय निकाय के चुनाव हो, महापौर के, और उनके सारे चुनाव तय समय पर एकदम बिल्कुल सही तरीके से कराएगी। ईवीएम तैयार है, बैलेट पेपर तैयार है। चुनाव आयोग ने सारे कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं, बीसी के माध्यम से दे दिए गए हैं। अभी थोड़े 1 या 2 दिन बाद अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, भ्रम मत फैलाइए। आप भ्रम जाल फैला करके जनता को गुमराह मत कीजिए। आप तो गुमराह हैं, आपके लिए रास्ता सूझ नहीं रहा है। चलिए ठीक है, तय समय सीमा में चुनाव कराने की आप बात कर रहे हैं। अगर पंचायत चुनाव की अधिघोषणा जारी हो जाती है और तारीखों का ऐलान हो जाता है तो पंचायतों में आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए हमने विकास किया है मध्य प्रदेश के अंदर। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी ना, इस प्रदेश के अंदर सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। आप बताइए क्या सुविधाएं थी? सरपंचों को कोई पावर नहीं थे। सरपंच आता था ग्राम पंचायत से, भोपाल में चक्कर काटता था, चला जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरपंचों को इतने पावर दिए हैं। आज हमारे बीच में सरपंच संघ के उपाध्यक्ष ब्रजेश राजपूत जी बैठे हैं, वो खुद बता सकते हैं कि वास्तव में आज सरपंचों को कितने पावर। ब्रजेश जी से बात करेंगे, ब्रजेश जी से पूछेंगे कि कितना विकास हुआ सड़कों का, पानी का, बिजली का। सरकार ने हमारे अधिकार वापस नहीं करे, ये तो आप बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। जी ब्रजेश जी, हाँ ये सरासर गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93-94 के आप अधिकार देखिए पंचायत राज के। और जी ब्रजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, मैं पवन जी के पास आना चाहूंगा। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जमीन पर उतरेगी पंचायतों में, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पवन जी, पवन पटेल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? शायद पवन जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नहीं, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी हाँ, बताएं पवन जी। ये बोल रहा हूँ कि ये जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, ये ऑन पेपर विकास की बात कर रहे हैं। अभी सरपंच जी ने, सरपंच संघ के जो अध्यक्ष, उन्होंने पोल पट्टी खोली, उनको बुरा कहने लगा। उन्होंने भी सरपंच जी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि हमें 93-94 के अधिकार थे, आज कुछ अधिकार नहीं मिले। तो इनको बतौलेबाजी में तो मेरे को लगता है इनको नस्ली अवार्ड मिल जाएगा हर भारतीय जनता पार्टी के। उसको ये विकास पे जाएंगे, बेरोजगारी पे जाएंगे, कि रोजगार पे जाएंगे, महंगाई पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? ये तो ये अपने सपूत पे छोड़ते रहेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है, आज इस देश और प्रदेश की जनता जो त्राही कर रही है, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा इन्होंने।
ये सिर्फ अपने चंद उद्योगपतियों के हिसाब से काम चलते हैं। आज गरीबी क्या है, महंगाई की, हम मुद्दे पे जाएंगे। आम जनता भी देख रही है आज जिस तरह आरक्षण का इन्होंने रंगा खेल खेला, पूरा बताइए कि पूरा कम करवा कर उसकी क्या वाहवाही लूट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बताने को तैयार नहीं कि जब इतने बड़े तुर्रम खान थे, तुम इतने बड़े हितैषी थे, तो 14 साल तक यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे ना, तब क्यों नहीं दिए इन्होंने। आज आप पूरा ग्राफ देख लीजिए कि जब तक इनके शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी कितने मंत्रियों को प्रतिनिधित्व किया ओबीसी के, बात करते हैं। और कमलनाथ जी को उसमें देख लीजिए कितने मंत्री थे। 10 मंत्री है साहब, अभी भी 10 मंत्री है ओबीसी के, कोई नहीं हटा सकता है। 10 मंत्री हैं और तीन टर्म से 16 साल से कंटिन्यू ओबीसी का मुख्यमंत्री है। कांग्रेस ने कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक बार सुभाष यादव जी ने कोशिश की मुख्यमंत्री बनने की तो उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज उनके बेटे को भी हंसिए पर लाके खड़ा कर दिया है आप लोगों ने। अरुण यादव आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। रबर स्टैंप मुख्यमंत्री देने से कभी ओबीसी वर्ग का भला नहीं होगा। जो संघ की कठपुतली बनकर काम करेगा उससे कभी ओबीसी वर्ग का भला नहीं होगा। ये अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए। मुख्यमंत्री तो आप क्या होते हैं? 4 नहीं 10 आप बताइए, ट्रांसफर लिस्ट में दस्तखत कोई और करता था और मुख्यमंत्री कोई और था। देखिए मौजूदा देखिए एक पवन पटेल जी एक आंकड़ा मेरे पास भी है जो मौजूदा कैबिनेट है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें 8 मंत्री जो है ओबीसी वर्ग के हैं और 16 मंत्री जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। 3 मंत्री है एससी के और एसटी के हैं 4 मंत्री। अगर इनका परसेंटेज निकालें तो ओबीसी के मतलब 25% होते हैं। और जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी उसमें 28% जो थे ओबीसी के मंत्री थे। ये आंकड़ा है। पवन पटेल बोल रहे हैं ना, कमलनाथ जी का 2019 के मंत्रिमंडल में 28% ओबीसी को प्रतिनिधित्व था, ठीक है। और अभी शिवराज सिंह चौहान में कितना है? 25% अभी वाले में है। जिसके पहले जब उनका बना था 2013 वाले में सिर्फ 20% था। ये आंकड़े बोल रहे हैं, पवन कुमार पटेल नहीं बोल रहे हैं। और उसके पहले जब 2008 में सरकार बनी थी सिर्फ 18% प्रतिनिधित्व था। ये तो रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। बताएं जवाब में इसका पूरे शासन काल में एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुख्यमंत्री अभी इसका जवाब मांग रहे हैं, मंत्रियों का भी बोले। अब मुख्यमंत्री भी चले गए तो हम तो इसका जवाब हमने पहले दे दिया। इसका जवाब तो मैंने पहले दे दिया। रबर स्टैंप ओबीसी मुख्यमंत्री से ओबीसी का भला नहीं होने वाला है। अरे तो पवन पटेल जी आप एक बार अपनी नेता सोनिया गांधी से तो पूछिए कि एक भी बार ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया? तो नींद ही नहीं आती है। आप यहाँ भी करोगे सीधे पहुंच जाओगे सोनिया राहुल। आप तो उस तरह बन ही नहीं सकते। उस तरह कोई आप सत्ता के लिए लड़ते, उन्होंने सत्ता को ठुकरा दिया। साहब हम थोड़ी पब में जाते हैं, उस तरह के हम नहीं बनना चाहते। राहुल गांधी पब में जाते हैं, हम पब में नहीं बैठते साहब महिलाओं के साथ। हम नहीं बन सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं बन सकते राहुल गांधी जैसे। आप बनिए। नहीं बन सकते तो है ही है ना, आप बन चाह के भी नहीं बन पाओगे तो हम बोल रहे हैं। बनना क्या नहीं चाहते हो? राहुल गांधी जैसी प्रवृत्ति हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी में बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी साहब। ये तो कांग्रेस है जो राहुल गांधी को झेल रही है और पूरी कांग्रेस आज नेस्तनाबूद हो रही है। राहुल गांधी की देन है, सोनिया गांधी की देन है, जो कैंसर से पीड़ित है और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठी है, जो चल फिर नहीं सकती है, आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। आप बताइए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने दौरे करता है? महंगाई का क्या होगा? महंगाई बेरोजगारी तो बात नहीं करोगे, सोनिया राहुल की बात करोगे। एक मुद्दे पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना कर लीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जा रहे हैं? बताइए, तुलना करने के काबिल नहीं। आप लोग की क्या तुलना करें? आप जैसे झूठ और फरेब बोल लोगों से तुलना करें। जो कुछ भी बोलते सरकार के सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोलेंगे। 750 किसानों की हत्या कर दी आप लोगों ने। आपसे तुलना करें, तुलना करने लायक हो। 100 दिन में काला धन आने वाला था, तुलना करने वाले हो। आपके पास नेता ही नहीं बचा। आप बताइए, तुलना करनी चाहिए। एक परिवारवाद को लेकर के आप पूरे देश को लेकर चल रहे हो। परिवारवाद को खत्म कीजिए। हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है। बहुत बड़े क्रिकेटर है ना, अमित शाह के लड़के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनको काहे का अध्यक्ष बना दिया हो? वो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह के लड़के नहीं हैं? अरे आप तो ये बात बताइए, आप क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है क्या? सोनिया गांधी और गांधी परिवार के अलावा सोनिया गांधी हट रही है, राहुल गांधी बनने जा रहे हैं कि आप उनके नेतृत्व में काम करेंगे? तुम्हारे तो लोगों को बना दे, संघ के लोग को बना दे, जो पीठ दिखा के भगाए थे उनको बना दें। अरे आपके कामों के कारण पीठ दिखाई है लोगों ने। आप मान सम्मान नहीं देते लोगों को, आप सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। सोनिया गांधी की बात करो, आप राहुल गांधी की बात करने के लिए आप सत्ता में आए थे कि बेरोजगारी महंगाई दूर करने के लिए आए थे? बात करते हैं। आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगता कि ये एक हद होती है, लिमिट क्लास होती है यार? क्या महंगाई का क्या आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हो? बेरोजगारी को 2 करोड़ रोजगार को बोले तो उसकी बात नहीं कर रहे हो? किसानों क्या दुखी करने के लिए वो 750 किसानों को बांट दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हो? करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे पवन जी?
महाराज अब यहाँ छत्तीसगढ़ पहले सोनिया राजस्थान में गांधी भी की तो बात थोड़ी करेंगे, बात फिर यहाँ कर की लिया बात करे करेंगे, आप। फिर वहाँ की बात करेंगे। हैं वहाँ बैठ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों आंख बंद करके बैठे हुए? आप बताइए, उनके कानों में थोड़ा तेल डलवाइए, उनको कान खुलवाइए जरा। आपके गहलोत साहब और आपके बघेल साहब को भी आपकी पार्टी से बोलिए महाराष्ट्र में बहुमत वापस, वो समर्थन वापस ले। देखिए मनीष जी, मैंने बोला था ना, इनके प्रवक्ताओं को बोला जाता है कि सामने वाला क्वेश्चन पे तो जवाब मत दो, 10 क्वेश्चन कर दो। जी बिल्कुल, इसी फिलॉसफी पे काम चलते हैं। चलिए ठीक है, ब्रजेश जी, जहाँ डिबेट होती यही होता है। चलो हम ब्रजेश पूछ जी रहे तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े ऐसी थे, 14 साल तक आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब मत देना, इसके ऊपर 3 सवाल कर देना। तो अभी आरक्षण किसने दिलवाया? शिवराज जी ने दिलवाया। पवन पटेल जी आप गलत बोल रहे हो। ये शिवराज जी, माननीय शिवराज जी की बदौलत है कि आप 14% पे खड़े हो। आपके कमलनाथ जी ने तो वो भी खत्म करवा दिया था। आप बताइए, आपका महाधिवक्ता क्यों खड़ा नहीं हुआ था? शिवराज ने घटाया, ये पूरे पेपरों में शिवराज ने आरक्षण घटाया। आप बताइए, आपका महाधिवक्ता हाई कोर्ट में खड़ा क्यों नहीं हुआ? आप जवाब नहीं दे पा रहे पवन जी। आप बताइए, कमलनाथ जी ने क्यों महाधिवक्ता को खड़ा नहीं किया? बताइए, आप बताइए, महाधिवक्ता क्यों खड़ा नहीं हुआ था आपकी सरकार में? बताऊं? हाँ, क्यों छुप गए थे महाधिवक्ता? क्यों छुप गए थे आपके मुख्यमंत्री? कौन से बिल में छुपे थे? सुनोगे आप? हाँ बिल्कुल सुनूंगा, बताइएगा। सुनिए, जब विधेयक पास करवाया 27% आरक्षण का, और जब नियम बनाया, इट मीन्स आरक्षण देना था। किसी कोर्ट में किसी वकील को किसी एक पेशी में नहीं पेश होने से नहीं माना जाएगा। ओबीसी वर्ग नहीं मानेगा, हम आरक्षण नहीं देना चाहते। जी, आप 27% आरक्षण दे रहे थे और ओबीसी की जनसंख्या आपने 27% बताई। विधानसभा में कागज रखे हुए हैं, उसको जुटला नहीं सकते आप। आप बताइए, कोई भी जाति को जितने परसेंट उसकी आबादी होगी उतने परसेंट आरक्षण, 100% नहीं मिलेगा। आप बताइए, विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, आपकी सरकार ने झूठ बोला, आप बताएंगे उस बात को? आपकी सरकार ने विधानसभा में झूठ क्यों बोला था? बताएंगे? 27% जनसंख्या बताई थी आपने ओबीसी की। आप सुनो तो, 27% कैसे बताए गए? कहीं नहीं बताया 27%। आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं? आपसे बड़ा झूठा कौन होगा जो विधानसभा के रिकॉर्ड को झूठा बता रहा है? आप विधानसभा का वो उठा के देख लीजिए परिपत्र। जिस दिन विधानसभा में विधेयक पेश हुआ उस दिन आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27% ओबीसी बताया मध्य प्रदेश में। इससे बड़ा झूठा और कौन हो सकता है? और आप बात करते हो सिद्धांतों की, आपके कोई सिद्धांत नहीं है। आपको लगता है पता चल गया कि सरकार जाने वाली है आपकी, आप एकदम छटपटाहट समझ में आ रही है। हमारी सरकार नहीं जाएगी, हमारी सरकार 25 साल रहेगी। आप लोग बेरोजगार रहोगे, चिंता मत करो। खाने पीने के लिए राशन भिजवाते रहेंगे हम दुकानों के माध्यम से। सिर्फ ओबीसी एसटी वर्ग इस बार आप लोग को ले डूबेगा। आपने जो उसके साथ छल कपट किया है ना, आप गए काम से, आप जब बता नहीं पाओगे। एक दिन सम्मान कराने और मिठाई खिलाने से नहीं समझ जाएगा, आपके बतौले वाली करने से नहीं हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान पूरे मीडिया में था, शिवराज सिंह चौहान ने। आपके यहाँ तो पद भी पैसे लेके बांटे जा रहे हैं, पेपरों में छप रहा है, आप देख रहे हो। आपकी जो पार्टी सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी जिलाध्यक्षों के पद पैसे लेके बांटे जा रहे हैं। देखो, यही तो है, आप जा रहे हो पैसे लेके लोग पद खरीद रहे। कितनी बड़ी बात है सोचो। तब तो और आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, पैसे लेके पद बांटने को बढ़ावा दे रहे हो। भ्रष्टाचार आप बिना समझे कर रहे हो। पवन जी, अंतिम टिप्पणी में ब्रजेश जी से लेना चाहूंगा। ब्रजेश जी, अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, उन्होंने बात पूरी नहीं हो पाई थी। ब्रजेश जी, आप कुछ बता रहे थे। शिवहरी जी ने बताया था कि हमने सरपंचों को पूरी स्वतंत्रता दी है, क्या है पूरी सच्चाई? देखिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि सरपंचों को अधिकार दिए हैं, 93-94 के जो पावर, जो अधिकार दिग्विजय सिंह सरकार के समय को, जनपद को, जिला पंचायत को थे, वो बिल्कुल भी पूरे अधिकार छीन ली सरकार ने। और अभी हम 6 साल 7 साल से लगातार बार बार भोपाल में डीपी धाकड़ जी, हमारे अभय मिश्रा जी, मुनींद्र तिवारी जी, इनके नेतृत्व में 10 बार हम लोग गए। और हम आप साहब एक बड़ी उपलब्धि और बता दें, हम कभी जेल नहीं गए। हमें भोपाल में लाठी मारकर अपने अधिकार मांगने गए थे, वहां हमें भोपाल की सेंट्रल जेल भी दिखा दी है इन लोगों ने। जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। सोच रहा हूँ टाइम खत्म हो, जवाब दीजिए। सुन रहे हैं ना साहब जी? हाँ बोलिए। हमें बड़ी उपलब्धि इस सरकार में ये मिली कि हम बड़े गांव के सीधे साधे लोग हैं। हमें भोपाल की सेंट्रल जेल पुलिस की लाठी खा के झेलने पड़ी। और जो हमारे नेतृत्व करता थे, चाहे डीपी धाकड़ हो, चाहे मुनींद्र तिवारी हो, चाहे हमारे अभय मिश्रा हो, उनके भोपाल के कम से कम 10 थाने में मामले बने उनके ऊपर।
ये तो इनने किए और अधिकार एक दिए नहीं इनने हमको। शिवहरे जी ने ये कहा था, शिवहरे जी कह रहे थे कि हमने इतना अधिकार दिया है कि पंचायतों का जो विकास है सरपंचों ने बहुत किया है। शिवहरे जी बिल्कुल भी बहुत बड़ा। अरे सुन तो लो झूठे सुन तो लो। मैं ब्रजेश जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आपको दिग्विजय सिंह ने इतने अधिकार दिए थे, अरे रुक तो जाओ पवन पटेल जी, सुन लो जरा यार, सुन लो, धीरज रखो, जवाब मिलेगा। जब आपको सुन तो लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी ने आपको पावर दिए थे, तो आप बताइए दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में पंचायतों का विकास क्यों नहीं? राजाराम शिवहरे जी, पवन पटेल जी और ब्रजेश जी हमारे पास में समय का अभाव है। समय का अभाव होने के कारण इस बहस को फिलहाल यही रोकना पड़ेगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े, आपका सभी का बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजाराम शिवहरे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कैसी होगी, इस पर अभी सभी की नजरें टिकी हुई है, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि 25 मई यानी कि आज शाम तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान भी जल्द करेगा। मुमकिन है कि जून में पंचायत चुनाव पूरे कर लिए जाएं। भले ही पंचायत चुनाव पॉलिटिकल ना हो, लेकिन यह प्रदेश में होने वाले निकाय और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए खासे महत्वपूर्ण है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।